गए हैं गौरांग शाह, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और जिस तरह से हम बाजार में थोड़ी सी बिकवाली बढ़ती हुई देख रहे हैं, लेकिन 100% के पार, 100 अंकों के पार की कमजोरी फिलहाल आपको चिंता दे रही है, क्योंकि लेवल्स कमोबेश उतने ही हैं जिस पर लगातार हम बात करते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो एफएनओ एक्सपायरी का दिन है आज कविता, और आज का जो रुझान है, अगर आप कल के दिन पर ध्यान दें तो बिल्कुल विपरीत था। कल परिस्थिति कमजोर थी और फिर बाजार बंद होते होते हमने हरे निशान के दायरे में आकर के बंद दिया। और सोमवार को भी जब हम हमारे चैनल 18 हाउस स्वदेश पर जुड़े थे, तो हमने राय दी थी कि शायद उठापटक और वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं वो हावी हो सकती है, क्योंकि एफएनओ एक्सपायरी का हफ्ता है। और हमारा अनुमान ये भी कहता है कविता कि 19,600 के नीचे कल गए थे, लेकिन बाजार बंद होते होते वो पूरा जो निचला स्तर था वो परिवर्तन हो गया था हरे निशान के साथ साथ। आज क्योंकि एफएनओ एक्सपायरी, हो सकता है कि आज भी शायद 19,600 के नीचे हम जा सकते हैं, लेकिन अगर हमने निर्णायक तरीके से वो स्तर यानी कि 19,600 के नीचे बंद नहीं दिया, और कल पहला दिन होगा अक्टूबर एक्सपायरी का, 19,700 के ऊपर कल या फिर अगले हफ्ते अगर हम निर्णायक तरीके से बंद देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक सराहनाजनक बात होगी। और बहुत जल्द कविता हम दूसरी तिमाही के नतीजे देखेंगे अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंत में या दूसरे हफ्ते में। वहां से मेरे ख्याल से थोड़ा रुख और रुझान बाजार को मिल सकता है। क्लियरली गौरांग, यहाँ पर बाजार की दशा और दिशा काफ़ी हद तक तिमाही नतीजे तय करेंगे। मैं चाहती हूँ कि बैंक निफ्टी पर भी आप अपना थोड़ा सा व्यू दे दें। यहाँ पर वॉलेटिलिटी के क्या रेजिस्टेंस लेवल्स आप देख रहे हैं? तो बैंक निफ्टी कभी सबसे बेहतर और सबसे पहले सर्वोच्च स्तर बैंक निफ्टी नहीं बना था। और अगर, और फिर से दूसरी तिमाही की मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर, क्योंकि जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा अनुमान है कि वित्तीय क्षेत्र, खास करके बैंकिंग और एनबीएफसीज, निजी क्षेत्र और सरकारी बैंक्स, और कुछ अच्छी और मजबूत एनबीएफसीज के नतीजे बहुत बेहतर आ सकते हैं। तो अगर आप छोटी मध्यम अवधि और एक्सपायरी का नहीं सोचते हैं, थोड़ा बहुत लंबा सोचते हैं, तो नतीजों के आधार पर ये जो थोड़ी बहुत नकारात्मक सी परिस्थिति है निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी को लेकर के, ये परिवर्तन हो सकती है। और पीएसयू निफ्टी जो है, पीएसयू बैंक निफ्टी, निफ्टी पीएसयू बैंक आप कह सकते हो उसको, वहां पर भी मेरे ख्याल से नतीजों के आधार पर एक बेहतर रुझान हो सकता है पूरे क्षेत्र पर। और जिस तरह से रणनीतियां और कंपनियों की स्ट्रैटेजीज आपको समझ में आ रही हैं, क्या व्यू रखते हैं आप? कविता। सबसे पहले तो सरकार के तरफ से भी काफी कुछ नीतियां बनी हैं, और हमारी जो निर्भरता है, जो हम आयात या इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल और नेचुरल गैस, उसको कम करने के लिए। दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल के ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो, उसके तरफ भी हम नक्शे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर हमें हमारी निर्भरता आयात यानी कि इम्पोर्ट्स को लेकर के कम करनी है, तो जाहिर है हमारे देश में स्थापित पहले तो जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुदरती भंडार ऑफशोर, ऑनशोर, अल्ट्रा डीप सीज में है अनएक्सप्लोर्ड, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और अभी मैनेजमेंट भी कह रहे थे कि ये निर्भर करता है जियो सेस्मिक स्टडीज के ऊपर कि कौन सी जगह पर कितना तेल मिल सकता है। और ये पूरा जो प्रोसेस है कविता, ऑयल एक्सप्लोरेशन या गैस एक्सप्लोरेशन का, ये लॉन्ग जेस्टेशन होता है। यहाँ पर अगर आप ऐसी कोई भी कंपनी में निवेश करते हैं, चाहे वो सेलान हो या फिर हिंद ऑयल हो, फिर ओएनजीसी हो, या फिर गैस अथॉरिटी हो, या फिर ऑयल इंडिया हो, या फिर रिलायंस हो, जो इन कामकाज में काम कर रही है, इस क्षेत्र में कामकाज कर रही है, तो आपका नजरिया लंबी अवधि का होना चाहिए। क्योंकि पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कुदरती भंडार कहां पर है नेचुरल गैस और कच्चे तेल का। फिर वहां पर सेस्मिक स्टडी करके खोज की जाती है कि कितना बाहर निकलेगा, वायबल है या नहीं वायबल है। फिर वहां पर आपको मैन, मशीनरी, पावर सब बिठाना पड़ता है, और फिर कमर्शियल प्रोडक्शन। तो इस क्षेत्र पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन निवेशकों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि आपके पास जो निवेश की समय सीमा है इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में, वो काफी लंबी होनी चाहिए।
और बढ़ते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूती बनी हुई है। अगस्त में घरों की बिक्री अगर देखी जाए तो घरों की बिक्री से लेकर नए लॉन्चेस हर जगह मजबूती ही देखने को मिल रही है। पूरी रिपोर्ट हमारी सहयोगी वामाक्षी पेश कर रही हैं। जी बिल्कुल, अगर हम देखें हाउसिंग सेल्स अगस्त के महीने में अभी भी उनका काफ़ी मजबूत रन जारी है। इनफैक्ट अगस्त के महीने में टॉप 7 सिटीज़ में हाउसिंग डिमांड करीब 20% तक ईयर ऑन ईयर और करीब 8% तक मंथ ऑन मंथ बढ़ी है। इनमें से अगर हम देखें टॉप 7 सिटीज़ में से बेंगलुरु सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है। यहाँ पर डिमांड में करीब 53% राइज दिखा है ऑन अ मंथ बेसिस। डिमांड तो सुधर रही है मगर लॉन्च मोमेंटम भी सुधरता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्च मोमेंटम 2% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस और मंथ बेसिस पर। और अगेन अगर यहाँ पर हम देखें तो बेंगलुरु में भी काफ़ी शार्प राइज नजर आया है। नई लॉन्चेस में करीब 86% मंथ ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दिया है। एनसीआर रीजन में भी अगर हम देखें तो लॉन्चेस करीब 138% बढ़े हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, मगर लॉन्च मोमेंटम गिरता हुआ नजर आया है एमएमआर रीजन और कोलकाता में। अगर इन्वेंट्री लेवल्स की बात करें तो डिमांड तो बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, मगर डिमांड सप्लाई को आउटस्ट्रिप कर रहा है और इसी के चलते इन्वेंट्री लेवल्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं करीब 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इनफैक्ट अगर इन्वेंट्री लेवल की बात करें पैन इंडिया बेसिस पर तो ये सुधरा है 17 मंथ्स पर आ चुका है अगस्त 23 में एज कम्पेयर टू 22 मंथ्स जो हमने अगस्त 2022 में देखा था। प्राइसिंग भी काफ़ी अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्राइसेस ऑन एवरेज मोस्ट मेजर सिटीज़ में करीब 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ चुके हैं और इनफैक्ट एनसीआर रीजन में खासकर ये 28% ईयर ऑन ईयर जंप नज़र आया है। नुवामा का कहना है कि सेल्स मोमेंटम इम्प्रूव हो सकता है स्पेशली ऑर्गेनाइज डेवलपर्स के लिए और ओवरऑल उनका कहना है कि रियल्टी स्टॉक्स काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहे हैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के चलते। टॉप पिक्स उनकी तरफ से है डीएलएफ और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जहां पर इनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। तो लार्जली ये हाईलाइट कर रहा है कि डिमांड मोमेंटम अच्छा है, लॉन्च पाइपलाइन भी काफ़ी अच्छी है और इन्वेंट्री लेवल्स भी कम है। ऑलराइट, तो चलिए अब चारों तरफ इतनी खुशखबरी है इस पूरे सेक्टर को लेकर तो गौरांग से भी जान लेते हैं कि उनका दाव कहां पर है। गौरांग, आपका व्यू इस सेक्टर में और डिमांड मोमेंटम क्योंकि इतना स्ट्रांग उभरता हुआ दिखाई दे रहा है जो रिपोर्ट पेश की वामाक्षी ने, क्या कहीं दाव लगाया जा सकता है? रियल एस्टेट क्षेत्र मेरे ख्याल से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है रेरा को लेकर के, नियमों में बदलाव को लेकर के और जिस प्रकार से मांग बढ़ रही है कविता, हमारा अनुमान कहता है कि ये एक क्षेत्र है जिस पर आपकी नजर बिल्कुल होनी चाहिए। दो तीन चीजें हैं जिसको लेकर के थोड़ी बहुत चिंता या संकोच होता है। पहले तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं तो लॉन्च में आपकी कितनी बुकिंग की रन रेट है और आपको कितनी जल्द पूरे तरीके से अनुमतियां मिल जाती हैं प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए और फिर पूर्ण करने के लिए सभी अनुमतियों के तहत। दूसरी बात है, बहुत सारी संस्था है जहां पर डेवलपर को बार-बार जाना पड़ता है अलग-अलग संस्थाओं के पास, अलग-अलग अप्रूवल्स या ऑथराइजेशन लेने के लिए या फिर सर्टिफिकेट्स लेने के लिए। तो ये कम होना चाहिए जिससे थोड़ी बहुत सुविधा हो जाए। लैंड पार्सल को लेकर के दिक्कत है, खास करके मुंबई जैसे शहर में कविता, जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पार्सल इज वर्चुअली नॉट पॉसिबल। रीडेवलपमेंट एक बड़ी मुहिम है जहां पर मुंबई में स्थापित कंपनियां जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबेरॉय रियल्टी है, वो अच्छा कामकाज कर रही है। क्लस्टर रीडेवलपमेंट को भी प्रोत्साहन माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र में दिया है, मुंबई में दिया है। तो ये सब अंदेशा अच्छा है और ब्याज दरें जो कि एक बहुत बड़ा कारण है एक आम आदमी के लिए जा करके घर खरीदने के लिए और वहां उस घर में जाकर के रहने के लिए। तो ब्याज दरें स्थिर है, उम्मीद करते हैं कि महंगाई दर ज्यादा ऊपर नहीं की तो अगले साल शायद वो थोड़ी बहुत कटौती आ सकती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक नाम मेरे जहन में आ रहा है जहां पर हमारी कवरेज है, लेकिन अ कॉशियस वर्ड, इतने सब परिवर्तन के बाद, रेरा आने के बाद, अनुशासन आने के बाद भी कविता, ये सेक्टर हाई बीटा था और है। तो अगर आप निवेश करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ पर वर्ड ऑफ कॉशन हाई बीटा सेक्टर है और इसीलिए जितना हो सके आप तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने पैसे लगाएं और लंबा रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया।